19 महीने पहले अगर आपने इस कंपनी के शेयरों में 5 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 32 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। शेयर बाजार में कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जिनके रिटर्न बेहद अनरियलिस्टिक से होते हैं, कई बार तो कई हजार गुना। इन्हें हम बोलचाल की भाषा में मल्टी बैगर स्टॉक्स कह देते हैं। जब कोई इन स्टॉक्स के बारे में बताता है तो आप मन महसूस कर रह जाते हैं कि अरे यार मैंने तो मिस कर दिया। लेकिन जब उस कंपनी को गहराई से समझते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं, तो आपको कहानी कुछ और मालूम पड़ती है। उनके धमाकेदार रिटर्न और फाइनेंशियल्स का कोई मेल जोल नहीं दिखता है। ऐसी ही एक कंपनी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी ने बीते 19 महीने में 64,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 64,000%। 2 अप्रैल 2024 में इस कंपनी का जो भाव था वो 15 रुपए था, जो कि 24 अक्टूबर 2025 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9,860 रुपए तक पहुंच चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी ने इस कंपनी में 2024 में 5 लाख रुपए लगाए होते तो उसके पास आज की तारीख में 32 करोड़ 86 लाख रुपए से भी ज्यादा होते। इस कंपनी ने सिर्फ इस साल यानी कि जनवरी 2025 से अब तक 4800% या यूं कहें कि तकरीबन 5,000% का दमदार रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप भी 13,434 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, जो कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसके हिसाब से जस्टिफाइड नहीं लगता है। वो कैसे, आपको आगे खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं तो कहानी कुछ और ही मिलती है। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा जीरो, कंपनी की सेल्स जीरो है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो है और मार्जिन भी जीरो है। कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी जीरो है। और अभी कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी नहीं किए हैं। जब सब कुछ ही जीरो है तो कंपनी का रिटर्न 64,000% कैसे? तो चलिए मैं आपको इस कंपनी का नाम बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड। जिस हिसाब से कंपनी का शेयरों की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो निवेशकों को अच्छा खासा पैसा बनाकर दे रही होगी। लेकिन रुकिए, ये तेजी ना तो एक्सचेंज को हजम हो रही है और ना ही सेबी को। इसलिए एक्सचेंज ने प्राइस वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरे क्राइटेरिया को आधार बनाकर इस स्टॉक को इनहैंस्ड सर्विलांस मेजर यानी कि ईएसएम स्टेज 2 फ्रेमवर्क में डाल दिया है। ये असामान्य बिजनेस एक्टिविटीज की निगरानी और उस पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया एक रेगुलेटरी टूल है, ताकि बाजार में किसी भी तरह की हेरफेर को रोका जा सके और निवेशकों को शेयरों में आए तेज उठापटक से बचाया जा सके। बीएसई ने निवेशकों को एक चेतावनी भी जारी की है इस स्टॉक को लेकर के, कि उसने ये कहा है कि स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है कंपनी के फाइनेंशियल से मेल नहीं खाता है या उसके मुताबिक नहीं है, इसलिए ईएसएम में इसको डाला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईएसएम में डालने का क्या मतलब हुआ? ईएसएम में डालने का मतलब ये हुआ कि स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग बैन रहेगी। मतलब कोई इंट्राडे इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। 100% मार्जिन इसको देना होगा। रिक्वायरमेंट 100% मार्जिन की ही होगी। प्राइस मूवमेंट को 2% पर कैप किया जाएगा, मतलब एक दिन में 2% इसका कैप होगा। कुल मिलाकर इस स्टॉक को एकदम से बांध दिया गया है ताकि इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को न मिले। अब सवाल उठता है कि इस कंपनी के शेयरों में इतनी तेजी आ क्यों रही है? इसकी कोई एक वजह नहीं, इसकी कई वजह है। एक एक करके आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले इस कंपनी का नाम पढ़िए, आरआरपी सेमीकंडक्टर। अब आपको लग रहा हो कि जब सेमीकंडक्टर नाम है तो ये हाल फिलहाल की कोई कंपनी होगी जो अभी रिसेंटली बनी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपनी 1980 में बनी थी, लेकिन इसका जो नाम था वो पहले था जीडी ट्रेडिंग एजेंसीज लिमिटेड। जब कंपनी ने ये देखा कि सरकार, भारत सरकार सेमीकंडक्टर को लेकर के, ये चिप्स को लेकर के काफी बुलिश है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एआई का जो एक बूम आया है उसको भुनाने के लिए सरकार भी चाहती है कि जो चिप्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक तरीके से हो। और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए सरकार कई स्कीम्स का ऐलान करती है, कई तरह के सपोर्ट दे रही है। तो इस कंपनी ने क्या किया कि 27 मई 2025 को अपनी कंपनी का नाम बदलकर आरआरपी सेमीकंडक्टर रख लिया और कूद पड़ी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिजनेस में। कंपनी सेमीकंडक्टर और डिजिटल चिप्स के बिजनेस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के धंधे में है। यानी सिर्फ नाम में सेमीकंडक्टर लग जाने से इस कंपनी की किस्मत ही पलट गई। कंपनी वैसे ओसेट सर्विसेज देती है, मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। मतलब ये हुआ कि ये सेमीकंडक्टर्स को आउटसोर्स करती है, उनको असेंबल करती है, उनकी टेस्टिंग करती है और बाद में एक्सपोर्ट कर देती है। कंपनी ने खुद बताया है कि इसने 6.5 करोड़ रुपए के चिप्स यूरोप को एक्सपोर्ट किए हैं। ये तो रही एक बात।
दूसरी है कुछ अफवाहें। सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले आपको भी पता चला होगा कि कुछ खबरें चर्चा में आई थी कि सचिन तेंदुलकर कंपनी में निवेश कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने इसे लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया था और इस बात से इनकार किया था कि सचिन तेंदुलकर ने कंपनी में कोई निवेश किया। उन्होंने कहा था ऐसा कोई निवेश उन्होंने किया नहीं है और ना वो किसी भी रूप में कंपनी से जुड़े हैं। कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार से 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के दावों का भी खंडन किया था और ये बात भी मानी थी कि जो कंपनी का जो वित्तीय प्रदर्शन है उसके शेयर प्राइस में आए तेज उछाल को जायज नहीं ठहराता है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि लोग शायद इसलिए पागल हुए जा रहे थे पहले क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के बिजनेस में है और सचिन तेंदुलकर जैसे सेलेब्स इसमें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अब तो सारी बातें साफ हो चुकी है ना। लोगों को ये पता चल गया है कि ये बातें सही नहीं है, तो फिर क्यों इसके शेयर उड़े जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ है एक खेल। कंपनी में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 1.27% है और सारा का सारा माल पब्लिक को चिपका दिया गया है, यानी 98.73% हिस्सेदारी पब्लिक की है। और शेयर होल्डर्स के नाम पर पिछले जून 2025 तक इस कंपनी में सिर्फ 116 लोग ही थे, जो कि सितंबर 2025 में बढ़कर 562 हुए हैं। इसमें FIS-DIS की हिस्सेदारी 0 है, उसमें है ही नहीं। खुद कंपनी RRP सेमीकंडक्टर ने बताया है कि उसकी इश्यूड और पेड अप कैपिटल का 99% प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए है, जो कि 31 मार्च 2026 तक लॉक इन में रहेंगे। अब प्रेफरेंशियल इश्यू क्या होता है? देखिए, कुछ चुनिंदा लोगों को कम भाव पर जो शेयर दिए जाते हैं उसको आप समझिए प्रेफरेंशियल इश्यू होते हैं और लॉक इन का मतलब है कि इन्हें तब तक बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि लॉक इन का समय पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, मगर जब ये लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो स्टॉक में भारी गिरावट आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। अब चूंकि 2% का इस पर कैप लगा है, इससे बाजार में शेयरों की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, जो कीमत को ऊंचा रख सकती है। FIS-DIS तो है नहीं, इसलिए प्राइस मैनिपुलेशन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ऐसे समझिए कि कुल शेयरों की संख्या इसमें कितनी है? 13,62,00,000। 98.73% इसमें फ्री फ्लोट शेयर है, यानी कि पब्लिक के पास पड़े यानी रिटेलर्स के पास पड़े हैं, तो हो गए 13,44,00,000 शेयर। यानी एक तरह से देखें तो सारा का सारा हिस्सा पब्लिक के पास ही पड़ा हुआ है। प्रमोटर जो संस्थागत निवेशक है इसमें है ही नहीं, जो प्राइसेस को स्टेबल रख सकते थे। देखिए होता क्या है कि जब FIS-DIS जब शेयर होल्डिंग होती है किसी स्टॉक में, तो जो FIS-DIS होते हैं वो स्ट्रेटेजिक सेल और बाय करते हैं, मतलब एक रणनीति के तहत खरीद कर बेचते हैं शेयर को, जिससे कि शेयर में बहुत ज्यादा तेज उछाल नहीं आता है, बहुत ज्यादा तेज गिरावट नहीं आती है। यानी इसमें कोई प्रोफेशनल ओवरसाइट नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई पंटर जब चाहे शेयरों की भारी खरीद कर सकता है, भारी बिकवाली कर सकता है, खरीद बेच सकता है। अब इसके जो डेली वॉल्यूम पर आप नजर डालेंगे तो ये 100 शेयरों से भी कम है, मतलब दिन में 100 शेयरों से भी कम की इसमें ट्रेडिंग होती है। अब इतनी कम लिक्विडिटी में एक छोटी सी खरीद भी अपर सर्किट हिट कर सकती है, मतलब कि शेयर जो है 5 से 20% तक उछल सकता है। इसको ऐसे समझें कि आप समंदर के पानी को चम्मच से निकाल कर खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सेलर चाहे कि वो शेयर बेच के निकले तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता, इसलिए कीमतें हमेशा ऊपर रहेंगी। सोशल मीडिया पर इसको लो फ्लोट मैनिपुलेशन कहा जाता है, जहां मुट्ठी भर ट्रेडर्स इस स्टॉक को जब चाहे तब चलाते हैं। इसलिए इस कंपनी की तेजी पर मत जाइएगा, क्योंकि इतिहास में से कई मौके आए हैं जब शेयरों की तेजी और कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स का मिसमैच देखने को मिला है और अंत में हाथ आया सिर्फ धोखा। वॉरेन बफे की एक बात मैं आपको बताता हूं, beware the investment activity that produces applause. The great moves are usually greeted by yawns. यानी कि ऐसे निवेश गतिविधि से सावधान रहें जो वाहवाही बटोरती है। महान कदमों का स्वागत आमतौर पर जम्हाई के साथ होता है। इसलिए हमेशा वो बिजनेस खोजें जिनके फंडामेंटल से स्ट्रांग हो, भले ही वो आपको बोरिंग लग रहे हो, लेकिन उनके फंडामेंटल से स्ट्रांग होने चाहिए, जिनकी जमीन छिछली नहीं होनी चाहिए बल्कि ठोस होनी चाहिए। तो इसी बात के साथ, इसी मोड पर मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। मिलेंगे किसी और मजेदार खबर के साथ, किसी और मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।